जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चला आशा करता है कि अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, ठीक ना। तारा पिछला वीडियो में हम भूगोल यानी जियोग्राफी जो हुए चैप्टर फर्स्ट भारतीय भारत संसाधन और उसका उपयोग वाला जो चैप्टर हुए, एक पिछला चैप्टर में संसाधन का होला, संसाधन के जौन बा उपयोगिता के आधार पर, ठीक ना, अलग अलग आधार पर 4 भागों में बांटल गया, ठीक न। जौन में हमने के पढ़ दिल रहनी जा कि जैविक और अजैविक उत्पत्ति के आधार पर अलग, ओकरा बाद उपयोगिता के आधार पर तोरा संसाधन के बटल नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ओकरा बाद तोरा संसाधन अलग, सामुदायिक अलग, निजी अलग, ठीक ना, ए तरह से अलग, ओकरा बाद वही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी रहले। तो आज के इस वीडियो में तहरा हम राष्ट्रीय संसाधन का होला और कहाँ तक ले राष्ट्रीय संसाधन होई आ कहाँ तक ले अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होई, ठीक नु। इस चीज़ के तहरा लेके हम आयल बानी और एकरा के आज के वीडियो में इस चैप्टर के खत्म करम जा आ नेक्स्ट वीडियो में हम का करम तहरा के एकर क्वेश्चन आंसर करवाई, ठीक नु। तो आओ देखो तनी हमने के चलो जी आवत तो देखो तनी हमने के कि राष्ट्रीय संसाधन का होला, ठीक न। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। कानूनी तौर पर अगर देखल जाओ तो देश के अंदर जितना भी सब संसाधन बा उस सब संसाधन जो हुए इ तहरा राष्ट्रीय संसाधन बा, ठीक न। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित के लिए कर सकती है। ये बात ध्यान दिया, सरकार के ई मतलब समझ ल कि वैधानिक हक बा कानूनन कि अगर मान ल कि निजी कोई व्यक्ति बहुत सारा संसाधन को ग्रहण करके रखा है अपने में, मतलब कि उसको लेकर के रखा है, तो उसे सरकार चाहेगा तो ले करके और उसका उपयोग सभी लोगों के लिए कर सकता है। आपने अपने गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है कि वो भूमि क्या करेगा कि अधिग्रहण कर लेगा, सरकार वो ले लेगा, ठीक ना। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। तो ये आपका हो गया कति राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र के अंतर्गत एक देश के अंदर जितना भी संसाधन होगा उस सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यहाँ पे बात है, क्या आप जानते हैं कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक ना। 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, महासागर के 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय को देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होगा ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था बनल बा उ का करी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन बा ओकर देखरेख करी, मतलब कि देश के बाहर, ठीक ना, जितना संसाधन बा जो कि सभी देश के नहीं के उ बाहर बा तो ओकरा के इंटरनेशनल लेवल पर देखरेख हुई। इस तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। जैसे देश हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत ही हो गया, ठीक ना। तो ये भारत जो हो गया, ये भारत, ठीक ना। तो भारत हो गया, तो यहां से मान लीजिए कि 200 किलोमीटर तक, यहां से लेकर कितना 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा इसका अपना होगा, ठीक ना। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का ही सब क्षेत्र होगा तो इसका नहीं होगा, ये इंटरनेशनल होगा, इसमें अन्य देशों का भी भागीदारी होगा।
ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था है उसे अनुमति ले करके आप ये जो बाकी का एरिया है इस एरिया में जा करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि किसी चीज का अनुसंधान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक ना। वो आपका नहीं होगा, ठीक ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, वो सभी का होगा। जो इजाजत लेगा वो जा करके वहां पे अपना शोध करेगा। 200 किलोमीटर याद रखिएगा। विकास के स्तर पर, हाँ अगला है आपका लास्ट है, विकास के स्तर के पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 4। ये है संभावी संसाधन। अब पहले जानेंगे कि ये संभावी संसाधन क्या है। देखिए, तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, बात समझिएगा, संभावी यही से स्तर में कि माने संभावना होगा, ठीक ना। किसी खास क्षेत्र में क्या होगा, जो संसाधन मौजूद होगा जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। उपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग में लाए जाने की संभावना है। लोगों को पता है कि यहाँ ये चीज़ है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसको पता है कि इस क्षेत्र के ये नीचे क्या है कि गर्भ में इसका कोयला है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो संसाधन है। तो कैसा संसाधन होगा? संभावित संसाधन, मतलब संभावना है, ठीक ना। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज। हिमालय के क्षेत्र में जो खनिज है अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसको अभी चुपचाप रखा गया है। तो ये संभावित संसाधन जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। क्यों नहीं हुआ है? तो दुर्गम है, दूर है और महंगा है। जितना का मतलब कि खरीदाएगा नहीं उतना तो पैसे लग जाएगा, जितना मैं निकाल करके बेचा नहीं जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्चा लग जाएगा। तो अभी उसको चुपचाप छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? तो उस तरह से मशीन जब बन जाएगा जो कि कम खर्चा में काम कर दे, तब उसका उपयोग होगा। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। गुजरात और राजस्थान जो जगह है वहाँ पे पवन ऊर्जा का, जो पवन हवा बहता है उससे जो एनर्जी लेकर के, और सूर्य का जो ऊर्जा है उससे एनर्जी लेकर के उसका दूसरा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी उसको कुछ नहीं किया गया है, चुपचाप उसको रखा गया है, ठीक ना। वो मतलब संभावित संसाधन है, ठीक है, परंतु अभी तक इसका उपयोग रूप से विकास नहीं हो पाया, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगा कि संभावित संसाधन क्या बात, ठीक ना। अब विकसित संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, ठीक ना, मतलब कि सर्वेक्षण हो गया है, कितना मात्रा में भी पता कर लिया गया है, उसका उपयोग कितना होगा ये भी निर्धारण कर लिया है, ठीक ना। पूर्व में भी यह, हाँ एक और यहाँ पे बात है उसको पढ़ रहे। क्या आप जानते हो नो डैट गुजरात के भुज में, कहाँ याद रखिए, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात का वह कौन सा स्थान है जहाँ सौर ऊर्जा बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, आधुनिक जो उपकरण है, आज का जो भी मशीन है, जो भी उपकरण है, वो क्या हुआ है कि बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। वो गुजरात के कौन सा जगह है? तो वो गुजरात का आपका भुज है। कौन है? भुज जो जगह है गुजरात का, वहां पे सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, ठीक है। विकसित संसाधन के बारे में तो पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। बात सही है। जब तक ये तकनीक नहीं होगा, ठीक ना, टेक्निक नहीं लोगों के पास आएगा, तब तक ले आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई संसाधन को उपयोग लायक कैसे कोई बना सकता है, बना ही नहीं सकता, इसी तरह से रहेगा, ठीक ना। अगला है भंडार संसाधन। देखिए, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। मानव की आवश्यकता का पूर्ति भी वो कर देगा। उपयोग होती उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ठीक ना, के अभाव में। अब उपयुक्त प्रौद्योगिकी जो है वो क्या है, उसका अभाव है, ठीक ना, वो पूरा है नहीं। इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। उपयोग प्रौद्योगिकी मतलब कि उपयुक्त मतलब समझिए मशीन कोई भी चीज़ बना उना नहीं है, ठीक ना, जिसके कारण क्या किया जाए कि उसका उपयोग किया जाता है, उसको चुपचाप उस तरह से रखा गया है। भंडारित है, जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन
H2O जल का केमिकल जो फार्मूला होता है, केमिकल रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है, ठीक ना। तो इस H2O जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन यौगिक है जिनमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। इसमें जल में ऊर्जा की मतलब असीम, मतलब जिसका सीमा नहीं है, लेकिन उच्च तकनीक, हाई टेक्निक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग अभी नहीं कर पा रहा है लोग। अभी मतलब कि ये पता है लोगों को कि जल को हम तोड़ करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि अभी तक वो टेक्निक विकसित नहीं हुआ है कि इसको तोड़े के उपयोगी लायक बनाए, ठीक ना। संचित कोष संसाधन, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचित, लोग इसको क्या करता है, बचा बचा करके रखता है अगले भविष्य के लिए, ठीक ना। ये विकसित देश लोग ऐसा ज़्यादा करता है। एडिट में संचित कोष संसाधन, ठीक ना। देखिए वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, मतलब भंडार संसाधन का ही ये अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ, इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ, अभी चुपचाप उसको रखा गया है। यह भविष्य की पूंजी है, माने आने वाले भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। नाम में से स्पष्ट है, थी संचित कोष, मतलब एकदम चुपचाप रखा हुआ है, वही भंडारित का ही रूप है। नदी जल, ठीक बा। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में, नदी के जल का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में सबका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, अभी ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे संसाधन वन या बांधों में जल के रूप में संचित है। ऐसा जो संसाधन है बांधों में जल के रूप में क्या है, संचित है, इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। थोड़ा बारिश हो रहा है तो आवाज़ थोड़ा दिक्कत होगा, घबराइएगा मत। एक प्रयोग करने के लिए करें क्रियाकलाप कि अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन का एक सूची तैयार कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसको चुपचाप रखा गया है, ये उपयोगी है, तो आप एक सूची बनाइएगा, ठीक ना। रोका तनका। अगला पॉइंट है आपका संसाधन नियोजन, ठीक ना। देखिए नियोजन का मतलब होता है अच्छा ढंग से खर्च करना, ठीक ना। ये नहीं कि आपके पास है तो धड़ल्ले से उसको क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। घर में रसगुल्ला है तो रोटी तरकारी छोड़ के भात होता रसगुल्ले के खाली खाइए, ठीक ना। तो ऐसे नहीं होगा। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब वही सही ढंग से, ठीक ना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। सही तरीका से उसका क्या करना, खर्चा करना, यह क्या है, संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर के खड़ा है कि विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता हो सकती है। संसाधन है तो वो के कैसे कैसे खर्च करे के बाद, ठीक न, कौन तौर तरीका अपनावल जाओ जेकरा कारण का होके संसाधन सही मात्रा में उपलब्ध भी रहे और कोनो पर्यावरण के नुकसान भी नहीं हो। कोयला के खान बा धरले से कोयला के निकाल के उपयोग करते चल जब, वैकल्पिक माने विकल्प के आधार पर दूसर चीज नहीं सोचब, तब फिर क्या हो जाए, दिन कोयला खत्म हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो संसाधन नियोजन बहुत जरूरी बा। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। जो राष्ट्र संसाधन का तौर तरीका से सही ढंग से अगर उसका उपयोग कर रहा है तो समझ लीजिए उस देश के लिए बहुत बढ़िया विकास होगा, उस देश का बहुत अच्छा से विकास होगा। क्रियाकलाप प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के उत्खनन एवं भंडारण क्षेत्र की सूची बनाइए कि कहाँ कहाँ कौन कौन चीज खनिज का क्या होता है, उत्खनन होता है और भंडारण। भंडारण उसका कहाँ होता है, मान लीजिए कि कोयले है तो कोयला कहाँ से उत्खनन होना है, खुदाई, और उसका भंडारण कहाँ किया जा रहा है, फिर भंडारण से वहाँ वितरण कहाँ किया जा रहा है। इसे दो ही वो बात कर रहा है। देखिए संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, आवश्यक होता है।
भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है। अब भारत जैसे देश के लिए तो सबसे जरूरी चीज़ है कि भारत में जो है संसाधन की उपलब्धता अत्यंत विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। विविधता है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं साफे नहीं है, तो तरीका नहीं होगा तो बोलिए संसाधन बचेगा, खत्म हो जाएगा सब। जहाँ संसाधन उपलब्धता के अत्यधिक विविधता के साथ साथ क्या है, जनसंख्या भी व्याप्त है। जहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न है, बहुत सा ऐसा देश जगह है जो कि पूरा संसाधन से निपुण है, पूरा के पूरा मात्रा में संसाधन हुआ बात समझ लो। कई ऐसे भी प्रदेश है, कई ऐसे भी राज्य है जहाँ संसाधन की दृष्टि से काफ़ी वो विपन्न है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वो गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो ऐसा राज्य है जिसके पास संसाधन भरपूर मात्रा में है, ठीक ना, संसाधन जो है भरपूर मात्रा में है। देखा था सोचबानू, जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है, प्रचुर है, काफ़ी मात्रा माने ढेरे मानी बा। उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अब बिहार की अगर बात कहा जाए तो चूना पत्थर है। चूना पत्थर जो है तोहरा सीमेंट जंथी से बनल है, जो पत्थर के पीस के सीमेंट बनल है वो बाटे चूना पत्थर। तो तोरा से पूछी कि चूना पत्थर का रॉ मटेरियल कौन बा, कच्चा माल कौन बा, सॉरी सीमेंट का कच्चा माल कौन बा, तो चूना पत्थर। मतलब कहीं कोनो के सीमेंट काथी से बनल है, तो चूना पत्थर से बनल है। ये मत कहिए कि खेत में सब माटी कोड़ के लिया के सीमेंट बन जाए, बस समझ लो, ठीक। पाइराइट भी खनिज बा और चूना पत्थर में धनी बा कौन, बिहार। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में बा। अरुणाचल प्रदेश में जल ज़्यादा मात्रा में बा उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। जरा कारण कई कारण है, जे कारण से क्या होकर ओकरा अच्छा से विकास नहीं हो पायल। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा, ठीक ना, की प्रचुरता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। देखा कौनो राज्य में कौनो एक गो चीज़ ज़्यादा बा, अब बाकी चीज़ है नहीं के, मतलब कि एक तरह से विभिन्नता बा। बिहार में चूना पत्थर बा, पाइराइट बा, झारखंड में कोयला बा, ठीक ना, वही गति राजस्थान में तोरा सौर ऊर्जा के पवन ऊर्जा बा, लेकिन कोयला उइला नहीं खे, जल नहीं खे, सबसे बड़ी बात जल नहीं खे। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है। शीत मरुस्थल एकदम ठंडा, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। सांस्कृतिक विरासत का क्या है, ये धनी है। यहाँ जल है, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। एकदम पूरा नेसेसरी, एकदम जरूरी बात, जरूरी बा, आने तो बस गड़बड़ बा। काहे से कि एक क्षेत्र में एक गो चीज़ पावल जाए तो कहीं कहीं वो चीज़ साफे नहीं खे, ठीक न, दिक्कत ही बा। अब भारत में संसाधन नियोजन, अब भारत की अगर बात कर जाए तो संसाधन के नियोजन कैसे सही ढंग से खर्च करे के बाद देख, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया। चाहबा कि एकरा के एगो काम होई तो फिर एगो काम गड़बड़ेबे करी, जटिल प्रक्रिया बा। एक लगी आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता बा। क्रियाकलाप संसाधन नियोजन की सोपान होता है। क्रियाकलाप जब तक ले बनेबा नहीं कि कैसे कैसे हमरा के संसाधन के खर्च करे के बा, ठीक ना, पहिलका सीढ़ी जोन होखल है, पहिलका सोपान जोन बा, एकरा सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन के सही ढंग से तू खर्च करके चाहब तो देश के डेवलप कर सकता रह, क्योंकि जवन देश में ज़्यादा संसाधन बा उ देश उतना ही धनी बा। उ चाहे संसाधन कोनो प्रकार के होके, पेट्रोलियम होके, ठीक ना,
कोयला होके, तोरा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तो आम बात बा, लेकिन और बहुत से संसाधन बा जौन के जगह पावल जाले। ठीक, संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। संसाधन नियोजन का सोपान क्या है, क्या सीढ़ी है इसका, ठीक ना, किस प्रकार से मतलब कि हम संसाधन के नियोजन करेंगे। तो देखिए कौन कौन सा वो है। देखिए पहले का ये है कि देश के विविध प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, कि कौन कौन सा प्रदेश में कौन कौन सा संसाधन है, उसका क्या करना, पहचान कराना और सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण उपरांत जब सर्वेक्षण हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए, ठीक न, देख सुन हो जाए, तब तो मानचित्र तैयार करल जाओ। ठीक ना, एगो मानचित्र बनावल जाओ एवं संसाधनों का गुणात्मक, कि ओकरा गुण का बा, मतलब संसाधन बा तो गुण हो न कुछ हो, मात्रा ओकर कितना बा, ये आधार पर मापन और आकलन करल जाओ। ठीक, तीसरा सोपान ये हुई कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार भी करना। ठीक ना, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, और राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच में समन्वय, मतलब दोनों के क्या करना, मिला जुला करके संबंध स्थापित करना। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास में संसाधन विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी, सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे के सहायता करके आसपास के जो संसाधन बा ओकरा के विकास करे खातिर कौन कौन सा योजना उ बनाई था, कौन कौन सा कार्यक्रम चलाई बा। ठीक न, एकरा के करे कार्य क्रियाकलाप भलवा। यह न बा 8। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति, जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ जब देश, उसके बाद से ही संसाधन नियोजन, ठीक ना, के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, ओकरा बाद से लोग संसाधन के कैसे विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे के बाद योजना शुरू से बनावता हो, वही घड़ी से आज़ादी के समय से। इसके संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सा योजना, पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 वर्ष पर योजना से भी प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। संसाधन उपलब्ध हो, ओकरा विकास कर देना कोई ज़्यादा मतलब कि आप मतलब वांछनीय नहीं होगा। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इसकी गणना की जाती है। देखिए संसाधन वहाँ है फिर भी वो पिछड़ा है, तो पिछड़ा काहे है कि संसाधन है लेकिन टेक्निक नहीं है। संसाधने हो अब बुद्धि नहीं हो तो उसका उपयोग कैसे करना ये पता थोड़ी होगा आपको, इसकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य है जो संसाधन के अभाव में, देखिए वहाँ अभाव नहीं है फिर भी आर्थिक रूप से विकसित है, तो संसाधन का अभाव है लेकिन बुद्धि के अभाव नहीं है। बुद्धि लोगों के पास है तो संसाधन जो भी है उसको उपयोगी बना लेगा। संसाधनों के संरक्षण, अब हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जो भी है उसको बचा कैसे सकते हैं। देखिए सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कोई भी सभ्यता हो, ठीक ना, जो भी मतलब खान पान रहन सहन एक सभ्यता होता है, फिर मतलब अगले समय में थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। संस्कृति विकास के साधनों में अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक समस्याओं को क्या करती है, जन्म देती है। सही तरीका से अगर खर्च नहीं करी तरह तो सब समस्या उत्पन्न हुई तोरा। अब तोरा मान ला कि घर ही अगर दादा परदादा के जमीन बात तोरा के सही ढंग से उपयोग नहीं करी तरह लेकर बेच देबा तब बाद में तोरा आवे वाला पीढ़ी के दिक्कत हो जाए कि नहीं हो जाए, ठीक न। तोरा के कैसे मान ला खेते बा तो ओकरा के खेत बा तो अच्छा से अगर बोईत वोईत नहीं बा, फसल नहीं उपजाई तो फिर बेकारे न बा, मतलब सही ढंग से ओकरा उपयोग नहीं करत। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। सही ढंग से अगर तोरा संसाधन बा ओकरा के उपयोग करत बड़ा, ठीक न, खर्चा करत बड़ा, तो वही तोरा का बा संसाधन के संरक्षण बा। एक क्रियाकलाप करेगा कही था कि ऐसे प्रदेशों को ज्ञात कीजिए जो संसाधन की दृष्टि से संपन्न एवं आर्थिक रूप से विपन्न है।
संसाधन के दृष्टि से भी संपन्न है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से क्या है, विपन्न है। जैसे अगर बिहारे के देखल जाओ, बिहारे राज्य के तो यहाँ उर्वर भूमि के ज़्यादा बा, उर्वर भूमि। बिहार से झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग भैल तो यहाँ समझ लो कि उर्वर भूमि रह गए, ओकरा अंदर सब खनिज उनिज चल गए। उर्वर भूमि बा, लेकिन लोगों के पास क्या बा, टेक्निक देखिए, जरा कारण बिहार पिछुआल बने। तो खेती बढ़िया से करके, पढ़ लिख करके खेती अगर तरीका से कर दो जाए तो इहो आगे निकल जाए। इसके लिए अपने शिक्षक से मदद लें। प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। शुरू से लोग, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो संसाधन का संरक्षण कैसे करना है। सामाजिक सुधारक जो लोग हैं, नेता है, चिंतक है, ये लोग क्या करें, पर्यावरणविद है, ये सभी लोग मतलब संसाधन को कैसे बचाना है, कैसे उपयोग करना है, शुरू से लोग प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में एक महान दार्शनिक है जिनका नाम है चिंतक महात्मा गांधी। आप जानते होंगे बापू को, ठीक ना, ये राष्ट्रपिता है। इनका विचार एक ये है, कहे हैं कि देख लो, हमारे पास जो है ना, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट आराम से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, पेटी भरने के लिए नहीं। तब पेटी कोई भरता है, देखते कहते काला धन कितना लुका करके लोग रखता है। बताइए, पैसा है खाने पीने के लिए, मौज मस्ती जो भी ये करिए, अब पैसा को लुका लुका करके रखता है, तो दिक्कत है कि नहीं। तो पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ है, कुछ नहीं, इसलिए गलत नहीं कहे। मेधा पाटेकर का भी नर्मदा बचाओ अभियान में सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत ही सराहनीय कदम है। संसाधन के बचाना है किस तरह से, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल का संचय, किस तरह से वर्षा का जल हो उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक ना, कृषित भूमि का विस्तार करना है, खेती जो इसी तरह से पड़ा हुआ है उसको मतलब विकास करना, ये सब संसाधन संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम होगा, ठीक ना। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर करती है। इन लोगों का मानना था कि देखिए, ये सब जितना भी मानव जो है ना, स्वार्थी है, लालची है, ठीक ना, ये लालची होने के कारण, लालची प्रवृत्ति के होने के कारण ही बुझ लीजिए कि आज के तकनीक जो है ना, शोषणात्मक क्रिया, आज जो शोषण करने वाला जो क्रियाकलाप है, इस तरह से क्या है कि हमारा समस्या मतलब हमारे देश में संसाधन का सही ढंग से उपयोग होता नहीं है। 8 न था, 8 के बाद 9 न होता ही देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी जो थे वो मशीन से उत्पादन कोई काम हो इसके घोर विरोधी थे। अब घोर विरोधी के कारण यह है कि मशीन ज़्यादा काम को कर देता है तो लोगों को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी होगा, ये समस्या है। थे वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सकता था। उनका बस एक गो रीजन था कि मशीन काम नहीं करे का, बस मशीन अगर बड़ा मशीन काम करेगा तो सब काम वही कर लेगा, तो लोगों को क्या होगा, बेरोजगारी उत्पन्न होगा, उसको काम नहीं मिलेगा, जो कि आज के समस्या यही हुआ है। सब मशीन में, फैक्ट्री में सब बनता है, ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि ये घर का काम रहता, कुटीर उद्योग रहता, तो सभी को काम मिलता, सभी अपना जीवन संपन्न अच्छा से करता, ठीक ना। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में विकास नहीं होगा, वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकता है, ठीक ना। श्रमिकों के, मनुष्य अगर कार्य करेगा, ठीक ना, तो श्रमिकों के कार्य दक्षता में विकास
कार्य दक्षता में विकास में वृद्धि होगी एवं संसाधनों के विदोहन पर भी क्या होगा, विराम लगेगा। संसाधन का जो विदोहन हो रहा है, गलत तरीका से जो उसका उपयोग हो रहा है, इस पर लगाम लगेगा, लोगों को काम मिलेगा, ठीक ना। जब लोगों को काम मिलेगा तो लोगों का कौशल डेवलप होगा, ठीक ना। गांधी जी इस टर्म में थे। क्या आप जानते हैं मानव एवं तकनीक यानी टेक्निक क्योंकि शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, तो संसाधनों का क्या होना, शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, शोषणात्मक गलत तरीका से खर्च करना क्या कहलाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक ना, रॉबर्स इकोनॉमी कहलाता है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। अब संसाधन को केंग अति तोरा बचावे के बाद एकरा आधार पर समझ लगे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भइल बा। अब हमने के सम्मेलन पता नहीं कि कौन सम्मेलन कब भइल, बड़ा बढ़िया से याद करिए, ठीक ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हवा आज जितना इंपॉर्टेंट बा देखा तरह कि सबके अंडरलाइन करल गया बा। सबसे पहले 1968 में, कब 1968 में क्लब ऑफ रोम, कहा क्लब ऑफ रोम, रोम के क्लब में इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमेसर, कौन, सुमेसर की एक पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब छोटा सुंदर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो छोटा होता है वो क्या होता है, सुंदर होता है। इसे भी आप तो जन्मे करते छोटा चीज अच्छा लगता है। में इससे संबंधित गांधी जी का विचार प्रकाशित हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो कौन है, सुमेसर है। किनका पुस्तक है ये, सुमेसर का। ये कब प्रकाशित किए, तो 1974 में। 1974 में सुमेसर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखे थे। इस पुस्तक में गांधी जी का जो भी मानना था, गांधी जी का जो विचार था, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ब्रटलैंड आयोग द्वारा, ब्रटलैंड आयोग जो था 1987 ईस्वी में प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इससे इसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया। ये जो ब्रटलैंड जो आयोग था, जो 1987 में एक प्रतिवेदन दिया संसाधन के संरक्षण हेतु, ठीक ना। इसमें इसी रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ठीक ना, मतलब कि सभी देशों के लिए शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है, कहाँ है, ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। इसमें 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में। कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो ब्राजील में है। ओके, भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास हुआ। पुनः 1997 में, 92 के बाद 97, 5 वर्ष बाद ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का है अमेरिका में, ठीक ना, अमेरिका का एक शहर है, ठीक ना। तो 1997 में, कब, 92 के बाद 97, 5 वर्ष बाद। पहले हुआ 92 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, ठीक। और दूसरा सम्मेलन कब हुआ, 97 में। 97 में कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक। फिर 2002 में, 5 वर्ष बाद, इसको पचवंशी योजना भी कह सकते हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, तो ब्राजील में। कहाँ, रियो डी जेनेरो में। कब, तो 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब, तो 1997 में। कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में, ठीक। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ। कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में, ठीक ना। संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक ना। अब सतत विकास की अवधारणा क्या है, सतत मतलब ये लगातार जो विकास की अवधारणा है, ये क्या है। देखिए, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। कोई भी संसाधन जो हो गया, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ ना संसाधन है। अरे जो चीज़ से हमारा आवश्यकता पूरा होता है वो सब संसाधन है। तो जीविका का आधार है, जीने का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है, अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो है एक प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है, ठीक ना। की अवधारणा के विकास मानव में इसका अंधाधुंध दोहन किया। अब सोचा कि भाई फ्री में मिला हुआ है, तब फ्री के कोनो मतलब एथी करता है, लोग वैल्यू देता है, नहीं देता है, ठीक ना। अंधाधुंध इसका दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण विदों के बीच में समस्या उत्पन्न हो गया। पर्यावरणीय क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गया इसका विदोहन से, ठीक ना।
कैमरा हो। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने, व्यक्ति का जो लालच है लिप्सा है, ठीक ना, इसने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया। संसाधन का जो भंडार था वो में चिंताजनक उस विषय शामिल कर दिया। संसाधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन खास लोगों के हाथों में आने से समाज से दो अस्पष्ट भागों में संपन्न और विपन्न में बट गया। संपन्न और विपन्न मतलब पूरा अमीर और पूरा गरीब, संसाधनों के ही आधार पर, ठीक ना। जबकि बताइए कोई भी व्यक्ति को मोहर मारकर नहीं भेजा जाता है कि आप इतना हक आप जमाओ इस संसाधन पर, पृथ्वी पर, खेत बाड़ी पर, बात समझे। लेकिन फिर भी सब क्या करता है, ठीक बा, संपन्न बट गया और विपन्न बट गया, दो भागों में बट गया। बताइए लालच लिप्सा के चलते ही तो किसी के पास देखा जाता है कि बीघा के बीघा, एकड़ के एकड़ जमीन है, और किसी के पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। अब बताइए तो ये क्या है, लिप्सा है, लूट खसोट हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो ये सब समस्या है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन पूरा भूमि क्या होता है, पूरा गर्मी गिरता है ना जी, भूमंडलीय तापन, ओजोन का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव, भूमि विस्थापन, भूमि एक जगह से दूसरे जगह, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन, जब बारिश नहीं होना हो बारिश होने लगे, जैसी परिस्थिति ये संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। तो ये सब क्या है, लोगों के लाज लिप्सा, अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग करना के पीछे ये सब इतना सारा समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जय संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। यही नौटंकी ड्रामा अगर रहेगा तो संसाधन क्या होगा, यहाँ का जो पृथ्वी का जो जय संसार है, जीवन का जो संसार है, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के साथ जय जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अनिवार्य है, सबको सही ढंग से देना, ठीक ना। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं का मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। यही धारणा क्या है, सतत विकास है कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये डब्बा वाला देखिए, अस्मरणीय तथ्य है, ठीक ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो, जहां कहाँ है, ब्राजील में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178, याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, 3 से 14 जून तक ले चला था, ठीक ना। और रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में हुआ था, ठीक ना। इसमें विकसित जो देश था और विकासशील जो देश था उसका लगभग 178 को प्रतिनिधि का किया था, भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, जो विश्व तापन की जो समस्या है, जो इतना हीट पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, इसका जो समस्या है, वन संरक्षण, वनों को बचाने के लिए जैव विविधता, जो जीवों की अलग अलग सब प्रकार है, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इतना सारा बातों पर मोहर लगा, ठीक ना। ये इसमें जो आया है कार्यक्रम 21, ये क्या है, एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यूएनसीईडी के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 जो है 800 पृष्ठ है, उसका 800 पृष्ठ है वो उसमें, ठीक ना, एक पत्र है, क्या है, घोषणा पत्र है, ठीक, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को चलाया गया, ठीक ना। 800 पृष्ठ में वो सब बात को क्या किया गया है, लिखा गया है। स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा
यानी एजेंडा तो 21 था, ठीक ना। ये 21 एजेंडा को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च का वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष बना। अब मान लीजिए कि ये सब इतना सब कार्यक्रम होगा, तो ये जो कार्यक्रम होगा तो कहाँ से इसके लिए पैसा आएगा, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो एक विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई, ठीक ना। कि इसमें विश्व ये पैसा देगा कि आप जा करके आपके देश में जो भी समस्या है उस समस्या को खत्म कीजिए जो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित किया गया। जो प्रथम सम्मेलन 1992 में हुआ तो उसमें जो एजेंडा रखा गया 800 पृष्ठ का एक एजेंडा 21 था, तो ये सब जितना भी काम किया गया तो क्या उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 5 वर्ष के बाद। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि 92 के बाद +5 जोड़ा गया तो 97 हो गया, तब +5 भी कहा जाता है। अगला है क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग माने विश्व तापन की समस्या से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया। जापान के क्योटो जो शहर था वहाँ पे आयोजित किया गया विश्व तापन समस्या से जूझे निपटारा के लिए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। अब आपसे पूछेगा कि क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 159 देशों ने। इसमें 6 गैसों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, ठीक ना, पर फ्लोरोकार्बन FC, ठीक ना, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती की सहमति बनी थी। 6 गैस जो है जो कि ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापन की समस्या उत्पन्न करता है वो CO2 है, मेथेन है, N2O है, HFC है, FC है, ठीक ना, सल्फर हेक्साक्लोराइड है, HFC, ये जो है आपका 6 गो गैस है जो कि विश्व तापन की समस्या उत्पन्न करती है। इसको किस तरह से मतलब खत्म किया जाए, इसको जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती की सहमति बनी कि इसका जो उपयोग देश ज़्यादा कर रहा है उसको कम किया जाए, ठीक ना। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% और संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% और क्योटो पर सहमत हुए थे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ था उसी का विस्तार रूप आप मान सकते हैं क्योटो सम्मेलन। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। किस सम्मेलन को? क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष के बाद, मतलब ये 55 वर्ष पर हो रहा है, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं का विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया था। 150 गो धारा बना, ठीक ना। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 2000 लोग भाग लिया था। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, भारत, संसाधन और उसका उपयोग, ठीक ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया, तो ये था आपका खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। और इस तरह से पढ़ाई क्या अच्छा है कि और इसको हम क्या करें, थोड़ा शॉर्ट करें, जरूर आप अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।